वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो? सब लोग बढ़िया हो ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे एवं स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 3 आपको कंप्लीट करवा दिया था, यानी कि आनुवांशिकी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है जेनेटिक्स। तो इसमें हमने आनुवांशिकी, आनुवांशिकता, आनुवांशिक लक्षण, मेंडल की जीवनी, मेंडलवाद, इसके साथ साथ मेंडलवाद की पुनर्खोज, आनुवांशिक शब्दावली। इसके बाद हमने मेंडल के तीनों नियम पढ़ लेते, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपभ्रंश का नियम। इसके बाद हमने जो मेंडल के नियम थे उनका दैनिक जीवन में महत्व भी पढ़ लिया था। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 3 आपका पूरा हो गया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, यानी कि इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि प्रतिरक्षा क्या होती है, और जब प्रतिरक्षा वाला पॉइंट आपका पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे रक्त समूह, कि हमारे रक्त को कितने कितने समूह में डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि मैंने जब रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तब मैंने आपको रक्त के बारे में उसका बेसिक्स बता दिया था। ठीक है, इस चैप्टर में हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रतिरक्षा क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, ठीक है, जो इम्यूनिटी पावर हमें प्राप्त होती है, वही क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। ठीक है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। और इसी प्रतिरक्षा को जिस तंत्र द्वारा संपन्न किया जाता है, जिस तंत्र के द्वारा प्रतिरक्षा का कार्य किया जाता है, हमारी बॉडी की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। ठीक है, और प्रतिरक्षा तंत्र एवं इन सभी क्रियाओं का जो अध्ययन करते हैं हम, वो कहलाती है प्रतिरक्षा विज्ञान, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रतिरक्षा की विधियां, प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है प्रतिरक्षा विज्ञान। ठीक है, तो मैं आपको ये नोट करवा देता हूं। ओके, समझ में आ गया ना आपको कि मैंने आपको क्या बताया है? तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, चैप्टर का नाम है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है? ये है चैप्टर नंबर 4। तो मैंने बताया था, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रतिरक्षा क्या है। ठीक है, प्रतिरक्षा क्या है? तो यह हमारे शरीर में जो रोगाणु होते हैं, रोगजनक होते हैं, रोगाणु से लड़ने एवं उनसे मुक्ति दिलाने की क्या है? एक विधि है। क्या है? एक विधि है जिसके द्वारा हमारे शरीर को रोगाणु से सुरक्षा प्रदान होती है। क्या प्रदान होती है? इन रोगाणुओं से क्या प्रदान होती है? इन रोगाणुओं के विपरीत हमें सुरक्षा प्रदान होती है। ठीक है, तो ये होती है प्रतिरक्षा तंत्र। और इस रोगाणु से जो सुरक्षा प्रदान करवाने का जो कार्य किया जाता है, सुरक्षा का जो कार्य किया जाता है, वो किया जाता है प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा यह कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुई? रोगों से लड़ने की विधि, यानी कि रोगाणु से जो लड़ने, यानी कि जो मुक्ति प्राप्त करवाने वाली, मुक्ति की जो विधि है, विधि यानी कि जो क्रियाएं हैं, एवं जो प्रतिरक्षा तंत्र है, क्या? प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, इन सभी का जो अध्ययन करेंगे, इन सभी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अध्ययन करना कहलाता है प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यूनिटी साइंस। ठीक है, तो यह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर प्रतिरक्षा की क्रियाएं, विधियां एवं उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इन सभी का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो वो कहलाती है प्रतिरक्षा विज्ञान, यानी कि इम्यूनिटी साइंस। यहां तक समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, तो ये हो गई प्रतिरक्षा। तो अब देखते हैं हम कि प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र, तो ये तंत्र है, तो तंत्र में क्या आएंगे? अंग आएंगे। क्या आएंगे? अंग आएंगे। अंग आएंगे, ऊतक आएंगे। ठीक है, तो ऊतकों से मिलकर बनता है अंग, और अंगों से मिलकर बनते हैं तंत्र, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो प्रतिरक्षा तंत्र में ऐसे कौन कौन से अंग आते हैं जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा का कार्य करवाने में मदद प्रदान करते हैं? तो कौन कौन से आते हैं? जैसे बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कोशिकाएं
क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं। तो कौन कौन सी कोशिकाएं मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको ब्लड के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको WBC बताई थी। क्या बताई थी? WBC। तो WBC के द्वारा क्या प्रदान की जाती है? प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है, प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। तो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इसी के साथ साथ बहुत सारी लसिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लसिकाएं पाई जाती हैं। और अंग कौन कौन से पाए जाते हैं? तो अंग पाए जाते हैं जैसे यकृत है। कौन सा? यकृत, यानी कि लीवर है। अब लीवर द्वारा हमारे शरीर को प्रतिरक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाती है? तो लीवर के द्वारा यानी कि यकृत के द्वारा विटामिन ए का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है, विटामिन ए। तो विटामिन ए का लीवर के द्वारा संश्लेषण किया जाता है। तो विटामिन ए होता है, ये एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है। क्या होता है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है, इसमें वी आता है, ठीक है, विटामिन होता है। एंटी इन्फेक्शन का विटामिन का मतलब होता है यह संक्रमण रोधी विटामिन है। क्या है? संक्रमण रोधी, ठीक है। तो संक्रमण किसकी वजह से होता है? संक्रमण होता है रोगाणु की वजह से। किसकी वजह से? रोगाणुओं की वजह से, ठीक है। तो जो एंटी इन्फेक्शन जो विटामिन है, इनके विटामिन ए, इसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा से हमारा शरीर होता है वो संक्रमण से बचा रहता है। यानी कि क्या मिला हमें यहाँ से? यहाँ में मिला प्रतिरक्षा। तो यहाँ से हमें प्रतिरक्षा प्रदान की गई, ठीक है। और एक ग्रंथि मैंने आपको बताई थी अंतःस्रावी ग्रंथि में, थाइमस ग्रंथि। कौन सी? थाइमस ग्रंथि। तो जो थाइमस ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि भी क्या कहलाती है? प्रतिरक्षी ग्रंथि कहलाती है। कौन सी ग्रंथि? प्रतिरक्षी ग्रंथि। मैंने आपको बताया था जब इसके बारे में बताया था। जो थाइमस ग्रंथि होती है वो प्रतिरक्षी ग्रंथि होती है। और ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो यह थाइमोसिन। कौन सा? थाइमोसिन हार्मोन का स्रावित करती है, थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। तो थाइमस ग्रंथि भी प्रतिरक्षा ग्रंथि होती है। और इसका कार्य हुआ कि यहाँ से भी हमें क्या मिली? प्रतिरक्षा। क्या मिली? प्रतिरक्षा। और क्या है? और जैसे कि लिम्फोसाइट। क्या? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कोशिकाएं भी होती हैं, ये भी हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। इसको बताने से पहले मैं बताता हूँ, जैसे अस्थि मज्जा होता है। क्या? अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा। इसको क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। तो इस लाल अस्थि मज्जा में भी जो ये कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं क्या होता है? संश्लेषण होता है। कौन कौन सी कोशिकाओं का संश्लेषण होता है लाल अस्थि मज्जा के द्वारा? तो इसके द्वारा RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो इसका क्या होता है? संश्लेषण होता है। तो इन कोशिकाओं में से जो WBC कोशिका होती है वो क्या कार्य करती है? वो प्रतिरक्षी का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? प्रतिरक्षी का, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें क्या मिला? प्रतिरक्षा। तो ये सभी जो कोशिकाएं होती हैं, लसिकाएं होती हैं, ठीक है, और अंग होते हैं, ग्रंथि होती हैं, ये सभी रक्त के माध्यम से, किसके माध्यम से? ये सभी रक्त के माध्यम से, किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से हमारे शरीर को क्या प्राप्त करवाते हैं? हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करवाते हैं। क्या करवाते हैं? प्रतिरक्षा, यानी कि इम्यूनिटी प्रदान करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इम्यूनिटी प्रदान करवाते हैं। इसका मतलब इन सभी के द्वारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसकी मदद की जाती है ताकि हमारा शरीर है जो आने वाले रोगाणु होते हैं उनसे वो लड़ सके, उनको नष्ट कर सके और वो रोगों से मुक्त रह सके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये होगा प्रतिरक्षा का बेसिक्स, यानी कि प्रतिरक्षा का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी क्या होती है। अब जो इम्यूनिटी होती है, प्रतिरक्षा होती है, इसको हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक प्रतिरक्षा होती है, यहाँ बता देता हूं, एक प्रतिरक्षा होती है जन्मजात। जन्मजात कैसी? जन्मजात, ठीक है, यानी कि बाय बर्थ। कैसी? बाय बर्थ, यानी कि ऐसी प्रतिरक्षा, ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जन्म के साथ प्राप्त होती है, जन्म के साथ, ठीक है। तो वो जन्म के साथ प्राप्त होती है, वो कहलाती है जन्मजात प्रतिरक्षा, ठीक है। और एक जो दूसरी प्रतिरक्षा होती है वो होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। कैसी? उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। उपार्जित का मतलब है जो जन्म के बाद अर्जित होती है। तो यह जो प्रतिरक्षा होती है यह जन्म के बाद अर्जित होती है, यानी कि जन्म के बाद क्या होती है? पैदा होती है, ठीक है। जो प्रतिरक्षा हमें जन्म से प्राप्त होती है, हमारे जन्म के साथ साथ ही प्राप्त होती है, वो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है। और दूसरी प्रतिरक्षा होती है जो जन्म के बाद हमें प्राप्त होती है, वो होती है उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। तो जन्मजात प्रतिरक्षा कौन सी होती है? तो जन्मजात प्रतिरक्षा में जैसे हमारा जो ये इम्यूनिटी सिस्टम है, जो मैंने बताया था, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है जिस प्रकार से कार्य करता है, इसमें जो सी कोशिकाएं, लसिकाएं, अंग और ग्रंथि आ जाती हैं, तो वो सभी हमें जन्म से प्राप्त होती है,
ठीक है, वो हमें सभी जन्म से प्राप्त होती हैं, तो वो आती हैं जन्मजात प्रतिरक्षा के अंदर। और जो अर्जित प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा में, जैसे हमारे शरीर में जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चे के पैदा होने के बाद ही उसको क्या लगाए जाते हैं, उसको टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, टीके लगाए जाते हैं, तो टीके से क्या मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है। क्या मिलती है, इम्यूनिटी। टीके होते हैं वो एक विशेष रोग के लिए लगाए जाते हैं। किसके लिए, विशेष रोग के लिए, जो विशेष प्रकार का जो रोग होता है उसके लिए टीके लगाए जाते हैं, और ये विशेष प्रकार के रोग की रोकथाम का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि एक विशेष रोग की प्रतिरक्षा का कार्य करता है ये टीका। ठीक है, तो ये जन्म के बाद लगाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस टीके से जो हमें प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है वो कहलाती है उपार्जित। क्या कहलाती है, उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि ये जन्मजात प्रतिरक्षा है और जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, इनकी विधियां कौन कौन सी होती हैं और ये किस प्रकार से हमारे शरीर में प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो अब हमने प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी प्रतिरक्षा की विधि पाई जाती है। तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा की विधि पाई जाती है, ठीक है, किसकी विधि, प्रतिरक्षा की विधियां। तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा की विधियां पाई जाती हैं वो दो पाई जाती हैं। कितनी, दो। पहली तो होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इनेट। प्रतिरक्षा को बोलते हैं डिफेंस और मैकेनिज्म। ठीक है, और जो दूसरी विधि है उसका नाम है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, उसके बाद हम पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। इन विधियों को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होते हैं। प्रतिजन और प्रतिरक्षी, ठीक है, तो प्रतिजन को हम लिखते हैं एंटीजन और प्रतिरक्षी को इंग्लिश में लिखा जाता है एंटीबॉडी। तो ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होते हैं, इनको पहले आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो जो प्रतिजन होते हैं ये ऐसे रोगाणु या कोई कारक होते हैं जो शरीर में प्रवेश करने पर ये किस पर आक्रमण करते हैं, ये आक्रमण करते हैं हमारे शरीर की जो बी लिम्फोसाइट कोशिका होती हैं। बी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, तो ये उन कोशिकाओं पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो इन पर आक्रमण करने के कारण ही जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा प्रतिरक्षी का संश्लेषण किया जाता है, यानी कि ये एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, एंटीबॉडी का निर्माण। तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण किस कारण हुआ, यानी कि हमारे शरीर में इस एंटीबॉडी का निर्माण होता है वो हमारे शरीर में प्रतिजन के प्रवेश करने के कारण होता है। तो प्रतिजन होते एक प्रकार के रोगाणु या कारक, ऐसे कारक होते हैं जो हमारी शरीर में उपस्थित जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं उन पर आक्रमण करते हैं, जिसकी वजह से जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है हमारे शरीर को रोगाणु से मुक्त करने का कार्य करती हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो वो इन प्रतिजन के बदले में इनको नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये जो प्रतिरक्षी होता है जिसका निर्माण इस बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा होता है, यह प्रतिरक्षी इस विशेष एंटीजन के लिए बनाया गया होता है। किसके लिए, इस विशेष एंटीजन के लिए। किसके लिए, विशेष एंटीजन के लिए बनाया गया होता है, यानी कि एक एंटीजन के लिए एक प्रतिरक्षी का निर्माण होता है और यह प्रतिरक्षी इसी विशेष एंटीजन के साथ क्या कार्य करता है, क्रिया करता है, इसके साथ क्रिया करता है। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रतिरक्षी देख लीजिए, यानी कि एंटीबॉडी देख लीजिए। तो एंटीबॉडी होता है एक विशेष प्रकार का, क्या होता है, हमारे शरीर में पाए जाने वाला विशेष प्रकार का एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण जब एंटीजन यानी कि जो कोई शरीर में रोगाणु प्रवेश करता है, और वो रोगाणु आक्रमण करता है हमारे शरीर की बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं पर,
जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, तो इन बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा इस प्रतिरक्षा का क्या होता है, निर्माण किया जाता है। यानी कि बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, इस एंटीजन को खत्म करने के लिए, इस प्रतिजन को खत्म करने के लिए प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। तो वही बात यहाँ पे आती है कि जो ये प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, ये विशेष प्रकार के एंटीजन के लिए किया जाता है। यानी कि जो प्रतिरक्षी होता है उसका निर्माण डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि प्रतिजन उसकी संरचना कैसी है, उसकी संरचना कैसी है। ठीक है, तो विशेष प्रकार के प्रतिजन के लिए एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। तो समझ में आ गया। तो हमारे शरीर में जो प्रतिजन होता है वो एक रोगाणु की तरह कार्य करता है। ठीक है, एक रोग कारक की तरह कार्य करता है, और जिसको नष्ट करने के लिए, जिसको रोकने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि प्रतिजन आएगा तभी प्रतिरक्षी पैदा होंगे। ठीक है, तो जब प्रतिरक्षी पैदा हो जाएंगे तो जो प्रतिजन है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यानी कि नष्ट हो जाएंगे। तो हमारा शरीर इस प्रकार से क्या रहता है, रोग मुक्त रहता है। कैसा रहता है, रोग मुक्त होता है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी जो प्रतिरक्षी होती है हमारे शरीर को रोग मुक्त करने का कार्य करते हैं। आ गया आपको समझ कि प्रतिजन क्या होते हैं और प्रतिरक्षी क्या होते हैं। और इन प्रतिजन और प्रतिरक्षी को जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि जो प्रतिजन होता है उसका आणविक भार क्या होता है, इसका रासायनिक संगठन क्या होता है, ठीक है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, और ऐसे ही हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षियों के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो मैं ये रफ कर देता हूँ और हम आते हैं वापस अपने पॉइंट पे कि जो प्रतिरक्षा की विधि होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है, इनेट डिफेंस मैकेनिज्म है, वो किस प्रकार से कार्य करता है और वो होता क्या है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। मैं ये रब कर देता हूं। तो पहली प्रतिरक्षा विधि है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, इनेट डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा विधि है ये विधि जन्मजात वृद्धि कहलाती है। कैसी, जन्मजात प्रतिरक्षा विधि कहलाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ इस स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि का जो दूसरा नाम है, इसको हम सामान्य प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। कैसी, सामान्य प्रतिरक्षा। और इसी के साथ साथ इसको हम प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जा सकता है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है वो जन्मजात विधि होती है, यानी कि ये जन्म के साथ ही ये प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। ओके, और इसी कारण से प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रूप से तो ये हमें कैसे मिली है, ये हमें जन्म से मिली है। कैसी, ये हमें जन्म से मिली है। ठीक है, समझ आ गया आपको यहाँ तक कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि क्या होती है। और इसी के साथ साथ जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है इसको सामान्य विधि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह किसी विशेष प्रकार के रोगाणु से सुरक्षा प्रदान नहीं करती, जबकि यह समान रूप से सभी रोगाणुओं के विरुद्ध प्रतिरक्षा का कार्य करती है। तो इसका मतलब होता है कि जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है इसको सामान्य विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी विशेष प्रकार के एंटीजन यानी कि प्रतिजन के लिए ही कार्य नहीं करती, यानी कि विशेष प्रकार के रोगाणु के लिए प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करती। ये हमारे शरीर में सभी प्रकार के रोगाणुओं के लिए सुरक्षा का कार्य करती है। हमारे शरीर को सभी प्रकार से रोगाणु यानी कि एंटीजन प्रतिजन से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये एक विशेष प्रकार के रोगाणु के लिए सुरक्षा प्रदान नहीं करती, ये ऑल ओवर हमारे पूरी बॉडी का सुरक्षा का कार्य करती है। यानी कि यह एक ऐसी विधि है जो हमारे पूरे शरीर में सुरक्षा का कार्य करती है। तो अब देखते हैं जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है इसमें और कौन कौन से कारक हैं
जो इसके लिए सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। क्योंकि और भी बहुत सारे कारक होते हैं जो स्वाभाविक प्रतीक्षा वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्वाभाविक प्रतीक्षा का मतलब कि जो जन्मजात प्रतीक्षा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, किन किन कारकों से प्राप्त होती है, वो किस प्रकार से इस प्रतीक्षा तंत्र में अपनी मदद करते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में देखेंगे। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं, तो इन कारकों को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला कारक है भौतिक अवरोधक, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर से बाहर देखने पर जो ऐसे कौन कौन से अंग और जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर में भौतिक अवरोधक यानी कि रोगाणुओं से सुरक्षा का कार्य करती हैं। तो रोगाणुओं को रोकने का कार्य करती है बाहरी रूप से। तो हमारे शरीर के बाहरी अंग कौन कौन से हैं, जैसे कि नाक है, ठीक है। जो नाक में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में क्या पाए जाते हैं, इन छिद्रों में रोम पाए जाते हैं, महीन बाल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये महीन बाल क्या कार्य करते हैं, मैंने आपको जब नाक के बारे में पढ़ाया था, यानी कि श्वसन तंत्र पढ़ाया था, तो उसकी शुरुआत हमने कहाँ से की थी, नाक से की थी। तो मैंने बताया था कि हमारे जो नाक गुहा होती है उसमें महीन बाल पाए जाते हैं, जो हम सांस के माध्यम से जो रोगाणु हमारे शरीर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो ये बाल उनको रोकने का कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ इसमें श्लेष्म में भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्लेष्म भी पाया जाता है। तो ये श्लेष्म में क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है, गीला पदार्थ होता है, जिसमें ये रोगाणु वगैरह होते हैं, ये चिपक जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में जो बाहरी जो भौतिक रूप से अवरोधक पाए जाते हैं, तो इसके साथ में एक त्वचा भी होती है, त्वचा, ठीक है। तो त्वचा के द्वारा भी तरल पदार्थ का क्या किया जाता है, श्रावण किया जाता है, यानी कि जैसे पसीना निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, पसीना निकाला जाता है। इसके माध्यम से भी जो रोगाणु होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं या फिर हमारे शरीर में अंदर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो जैसे त्वचा है, नाक है, तो इनमें 2 तरह की संरचना पाई जाती हैं, जिनका नाम होता है, एक तो होता है सिलिया, इसको बोलते हैं पक्षमाभ, और दूसरी होती है फ्लैगला। तो फ्लैगला को कहते हैं कसाव, क्या बोलते हैं, कसाव, ठीक है। ये दोनों क्या कार्य करते हैं, ये हमारे शरीर में तरल पदार्थों को कोशिकाओं की सतह पर लाने का कार्य करते हैं। कहाँ पर, कोशिकाओं की सतह पर, कहाँ पर, कोशिकाओं की सतह पर लाने का कार्य करते हैं। तो कोशिकाओं की सतह पर इस तरल पदार्थ के आने पे कारण ही जो रोगाणु होते हैं, रोगाणु इनसे क्या कर जाते हैं, रोगाणु चिपक जाते हैं, और शरीर के अंदर नहीं जा पाते हैं। तो इस प्रकार से ये भौतिक रूप से अवरोधक का कार्य करते हैं, यानी कि भौतिक रूप से रोगाणुओं को रोकने का कार्य करते हैं, भौतिक रूप से हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा अवरोधक है वो है रासायनिक अवरोधक। कैसा अवरोधक, रासायनिक अवरोधक, ठीक है। तो रासायनिक अवरोधक जैसे हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, अंग में जैसे आमाशय, ठीक है। तो अब रासायनिक अवरोधक की हम बात करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं बॉडी के अंदर। कहाँ पहुंचे, बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आमाशय होता है, इस आमाशय का जो वातावरण रहता है वो कैसा रहता है, अम्लीय वातावरण रहता है, इसमें अम्ल पाए जाते हैं। तो इस अम्ल की वजह से जो रोगाणु होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी कि निष्क्रिय हो जाते हैं। इसी प्रकार से मादा होती है, फीमेल्स में जो योनि पाई जाती है, योनि, इस योनि में भी 2 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो यह भी अम्लीय वातावरण होता है। कौन कौन से अम्ल मैंने आपको बताए थे, एक तो होता है लैक्टिक अम्ल और दूसरा होता है कार्बनिक अम्ल। तो इसका वातावरण भी अम्लीय पाया जाता है। तो इस अम्लीय वातावरण के कारण ही रोगाणु होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इनकी वजह से भी प्रतिरक्षा प्रदान होती है, ठीक है। इसी तरह से जैसे आँख होती है, हमारी आँखें, ठीक है। आंखों के अंदर कोई रोगाणु वगैरह जो चले जाते हैं, उनसे प्रतिरक्षा के लिए जो हमारी आंखें होती हैं वो अश्रु बाहर निकालती है। क्या निकालती है, अश्रु बाहर निकालती है, यानी कि हमारे आंखों में क्या पाई जाती है, अश्रु ग्रंथि पाई जाती है, अश्रु ग्रंथि, ठीक है। तो अश्रु के बाहर आने के कारण क्या होता है, वो रोगाणु होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार पसीने के द्वारा भी वो शरीर के बाहर निकल जाते हैं। और हमारे शरीर में जो लार पाई जाती है, मुँह में लार पाई जाती है, उसके द्वारा भी रोगाणुओं को, जो रोगाणु होते हैं, ठीक है, जो रोग कारक होते हैं, उनको नष्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और जो तीसरा अवरोधक यानी कि जो तीसरा प्रकार का कारक होता है वो जो प्रतिरक्षा में मदद प्रदान करता है वो है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपको कि कोशिका अवरोधक। तो कोशिका अवरोधक क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था हमारे रक्त में कोशिकाएं कौन कौन सी पाई जाती हैं, एक तो आरबीसी पाई जाती है, एक डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, एक प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स,
ठीक है। तो WBC कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली तो होती है कणिकाणु और दूसरी होती है अकणिकाणु। अकणिकाणु, ठीक है। कणिकाणु यानी कि इसको बोलते हैं हम ग्रेनुलर और अकणिकाणु को बोलते हैं अग्रेनुलर। तो कणिकाणु में क्या आते हैं, एक काम करता हूँ मैं ये मिटा देता हूँ ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया है, ये वाला पोर्शन मैं मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा आपको आसानी रहेगी। आपकी बुक में ये नहीं दे रखा है, ठीक है। यानी कि जो मैंने जब आपको ये WBC पढ़ाई थी तब मैंने आपको समझाया था। यदि आपको याद हो तो आपने अच्छे से वीडियो देखी है, पढ़ाई की है तो आपको पता चलेगा। ये भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं। अब जो WBC होती है इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग होता है कणिकाणु और दूसरा भाग होता है अकणिकाणु। अकणिकाणु मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है, कोशिका अवरोधक के बारे में पढ़ना है। तो कोशिका अवरोधक में जो कोशिकाओं के नाम दे रखे हैं, ऐसी कोशिकाएं जिनके द्वारा प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है हमारे शरीर को, उनके नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो उनके नाम कहाँ से आए, मैंने आपको जब WBC पढ़ाई थी तो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। जो आपके बुक में दे रखा है डायरेक्ट दे रखा है, थोड़ा आप समझ लीजिए, आपको रिवाइज हो जाएगा, इसके साथ आपको याद भी हो जाएगा। तो कणिकाणु को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेनुलर और अकणिकाणु को कहा जाता है अग्रेनुलर, ठीक है। तो कणिकाणु के कौन कौन से प्रकार हैं, ये तो होता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, और तीसरा होता है बेसोफिल, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल होते हैं, ये हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले क्या होते हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, जो किसका कार्य करते हैं, प्रतिरक्षा का, ओके। और जो अकणिकाणु होते हैं इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। और ये लिम्फोसाइट ही होती हैं, ये प्राइमरी कोशिकाएं होती हैं जिनका कार्य होता है प्रतिरक्षा प्रदान करना। यानी कि प्रतिरक्षा प्रदान करने का प्रमुख कार्य इन्हीं लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इन लिम्फोसाइट को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है बी लिम्फोसाइट, दूसरा भाग होता है टी लिम्फोसाइट और तीसरा भाग होता है प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, यानी कि नेचुरल किलर सेल, ठीक है। और जो मोनोसाइट होती है, ये मोनोसाइट जब परिपक्व होती है तो ये मोनोसाइट होती है, ये आगे परिपक्व होकर मैक्रोफेज में बदल जाती है। मैक्रोफेज को कहा जाता है महाभक्षक कोशिकाएं। क्या कहा जाता है, महाभक्षक कोशिकाएं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनका कार्य भी प्रतिरक्षा करना होता है, ठीक है। मैक्रोफेज होते हैं इनका कार्य भी प्रतिरक्षा करना होता है। इनकी महाभक्षक ही इनका नाम, ये प्रतिजनों का भक्षक करने का, यानी कि रोगाणु का भक्षक करने का, नष्ट करने का कार्य करते हैं। और इसी प्रकार से जो नेचुरल जो किलर सेल्स होती हैं इनका कार्य भी यही होता है कि ये भी एंटीजन यानी कि रोगाणु को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो जो कोशिका अवरोधक होती है, इन कोशिका अवरोधक में क्या क्या आता है, इन कोशिका अवरोधक में आते हैं न्यूट्रोफिल, इसी के साथ साथ मैक्रोफेज, इसको महाभक्षक कहा जाता है, मोनोसाइट, और जो नेचुरल किलर सेल हैं, नेचुरल किलर सेल यानी कि जो प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ठीक है। तो ये सभी आते हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, मोनोसाइट और नेचुरल किलर सेल, इनके द्वारा कोशिकाएं होती है। इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, इनकी प्रतिरक्षा का कार्य किया जाता है, जो आता है कोशिका अवरोधक के रूप में, ठीक है। अब इस स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में और कौन कौन से कारक हैं, एक तो हो ज्वर यानी कि फीवर, और दूसरा है सूजन, तो सूजन को बोलते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब ये देखिए कि ज्वर यानी कि बुखार, तो बुखार से हमें किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान होती है, किस प्रकार से प्रतिरक्षा प्रदान होती है, और सूजन से किस प्रकार से प्रतिरक्षा प्रदान होती है। तो बुखार से क्या होता है, जब हमारे शरीर में जब बुखार आता है, बुखार से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है यानी कि तापमान बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो बहुत तेज गति से कार्य करने लग जाती हैं। जब हमारी कोशिकाएं ही तेज गति से कार्य करेंगे, वो आने वाले रोगाणुओं और प्रतिजनों को क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी। इसके बावजूद हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस टेम्परेचर के कारण हमारे शरीर में उपस्थित जो रोगाणु होते हैं, रोगजनक होते हैं, वो इस तापमान की वजह से वो पनप नहीं पाते और वो खुद ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है, जो फीवर होता है वो भी हमारे
हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करता है। ठीक है, प्रतिरक्षा का कार्य करता है। और सूजन किस प्रकार कार्य करती है? पहले तो ये सोचिए कि हमारे बॉडी में सूजन क्यों आती है। यदि हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा होता है वो कट जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से या तो इन्फेक्शन की वजह से आ सकती है, तो कट जाना, डैमेज हो जाना, इन्फेक्शन, इनकी वजह से, संक्रमण की वजह से हमारे शरीर में सूजन आती है। तो सूजन की वजह से होता क्या है? तो सूजन की वजह से हमारे शरीर की जो प्रत्यक्षी कोशिकाएं होती है उनको यह सूचना दी जाती है कि भाई उस जगह पर, उस अंग में यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर मरम्मत की जरूरत है, और वो कोशिकाएं होती है वो मरम्मत का कार्य करने लग जाती है। तो यानी कि जो सूजन होती है वो एक प्रकार का संदेश होता है, एक प्रकार की सूचना होती है जो प्रत्यक्षी कोशिकाओं को प्रदान की जाती है ताकि वो अपना कार्य कर सकें और उस जगह को मरम्मत कर सकें, उस जगह की रिपेयर कर सकें और हमारे शरीर को रोग से मुक्त कर सकें। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गए। ये किसके अंदर आते हैं? ये फैक्टर आते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के अंदर। अब जो दूसरी विधि है वो है उपार्जित विधि, यानी कि स्वाभाविक विधि तो हो गई जन्मजात विधि, और दूसरी विधि है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। मैं ये रफ कर देता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिरक्षा की जो दूसरी विधि है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। उपार्जित मतलब होता है कि जन्म के बाद अर्जित, किसके बाद? जन्म के बाद अर्जित जो प्रतिरक्षा होती है वो इसके अंदर आती है। ठीक है, इसे हम अनुकूली एवं विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहते हैं। अच्छा, उपार्जित में होता क्या है? उपार्जित में शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवी होते हैं, उनको क्या करवाया जाता है? प्रवेश करवाया जाता है। और इसी प्रवेश के कारण जो सूक्ष्म जीवी होती है इनको प्रवेश करवाया जाता है। और जब हमारे शरीर पर जब कोई बाह्य आक्रमण होता है, क्या होता है? बाह्य आक्रमण होता है, तो बाह्य आक्रमण के समय ये सूक्ष्म जीवी होते हैं इस आक्रमणकारी, यानी कि कोई ना कोई रोगाणु होगा, कोई ना कोई रोगजनक होगा, इस रोगाणु के लिए किसका निर्माण करते हैं? प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं। किसका? प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में ये प्रतिरक्षा होती है, ये जन्म के बाद अर्जित होती है, यानी कि जन्म के बाद ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर डेवलप होती है। ठीक है, तो जब बाह्य आक्रमण के समय जब रोगाणु आता है, उस रोगाणु को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में जब प्रतिरक्षा बन जाती है, यानी कि प्रतिरक्षी बन जाती है, यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। किसका? एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। और हमारे शरीर में प्रवेश किसने किया? एंटीजन ने। ठीक है, एंटीजन ने। तो इस एंटीबॉडी और इस एंटीजन के बीच में आपस में अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, और इन्हीं क्रियाओं के कारण कोशिकाओं के मध्य में, किनके मध्य में? कोशिकाओं के मध्य में प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। क्या होती है? प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। और जो उपार्जित जो प्रतिरक्षा विधि है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। पहली तो होती है सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, इस सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि हमारा शरीर होता है, हमारा शरीर खुद कोई भी प्रतिजन आया, इस प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। प्रतिरक्षी का क्या करता है? निर्माण करता है। यानी कि जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन आएगा, ठीक है, यानी कि कोई रोगाणु प्रवेश करेगा, तो इस हमारे शरीर के द्वारा एंटीबॉडी को डेवलप किया जाएगा। किसको? एंटीबॉडी, यानी कि प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो जो ये वाली प्रतिरक्षा होती है, यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, यह विशेष प्रतिजन के लिए होती है। किसे? विशेष प्रतिजन के लिए होती है। प्रतिजन यानी कि जो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेगा उसी रोगाणु के लिए ही एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी का निर्माण होगा। तो ये जो प्रतिरक्षा होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा, ये विशेष प्रतिजन के लिए होती है। ठीक है, और इसी विशेष प्रतिजन को नष्ट करने के लिए विशेष प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और जो दूसरी प्रतिरक्षा है वो होती है निष्क्रिय। कौन सी? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इस प्रतिरक्षा में हमारे शरीर द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं किया जाता है। प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हमारा शरीर है वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में खुद तो प्रतिरक्षी का निर्माण करता नहीं है, जबकि हमें बाहर से, कहाँ से? बाहर रूप से या बाहर से
प्रतिरक्षी को शरीर के अंदर क्या करवाया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है, यानी कि इंजेक्ट किया जाता है, शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। तो इसमें भी यही है कि विशेष प्रतिजन के लिए, यानी कि विशेष रोगाणु के लिए विशेष प्रतिरक्षी को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाएंगे। ठीक है, इसका जो उदाहरण है निष्क्रिय प्रतिरक्षा का, वो उदाहरण है टीका। क्या? टीका। तो विशेष रोग के लिए अलग अलग प्रकार के टीके का निर्माण किया जाता है। अलग अलग टीके होते हैं, वो हमारे शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, और हमारे शरीर में विशेष प्रकार के जो रोगाणु अंदर होते हैं उन रोगाणु को नष्ट करने के लिए उन्हीं रोगाणु के खिलाफ किसका जन्म होता है, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी का जन्म होता है। ठीक है, तो टीका कैसे, जैसे डिप्थीरिया, टेटनेस का टीका है, टेटनेस, ठीक है, बीसीजी का टीका है। तो ये सभी टीके होते हैं वो जन्म के बाद लगाए जाते हैं, और जन्म के बाद लगाने से क्या होता है, जब भी हमारे शरीर में इनका जो एंटीजन होगा, इनके जो खिलाफ जो रोगाणु होगा वो शरीर में प्रवेश करेगा, तो इन्हीं के कारण रोगाणु के विरोध में एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी का निर्माण होगा और उस रोगाणु को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिरक्षा की प्रतिरक्षा होती कैसे है। ठीक है, अब हम आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन उनको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो मैं कल की क्लास में बताने वाला हूँ। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। ओके, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और आज की क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने आपको किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। मैंने कोशिश तो की है कि मैं आपको अच्छे से लिखाऊं और साथ में समझाऊं। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपको समझाना, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, नोट्स जिस तरह से मैंने आपको बोला है प्रॉपर एकदम बढ़िया वाले नोट्स मैंने आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवाए। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा कि नोट्स कैसे हैं। ठीक है, उनसे आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और फिर हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और घर बैठ के आराम से अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में।